इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सवाल का। और आज का सवाल है कि क्या राष्ट्रवाद कुछ लोगों के लिए गाली है? सवाल तो यह भी कि चुनावों में राष्ट्रवाद के मुद्दे से क्या वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है? दरअसल आज पीएम नरेंद्र मोदी कठुआ में थे। वहां से उन्होंने रैली में विपक्ष पर एक बार फिर राष्ट्रवाद को लेकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि देश में कुछ लोग मोदी के विरोध में इतने डूब गए हैं कि उनको राष्ट्रवाद गाली नजर आने लगा है। पीएम ने यह भी कहा कि महामिलावटी और उनके राग दरबारी आए दिन सवाल पूछते हैं कि मोदी राष्ट्र रक्षा की बातें क्यों करता रहता है। यह बात करना इसलिए जरूरी है कि तभी यह पता चलता है कि कुछ लोग देश में क्या चलाना चाहते हैं। हाल फिलहाल में दरअसल अलग अलग नेताओं द्वारा एयर स्ट्राइक पर उठाए गए सवालों, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देशद्रोह की धारा हटाने, एस्पा की समीक्षा करने की बात कहने के बाद बीजेपी ने अपने एजेंडे में राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर कर दिया है। बीजेपी के मैनिफेस्टो का पहला हिस्सा ही राष्ट्र सर्वप्रथम के नाम से है, जिसमें विस्तार से राष्ट्रवाद की बात कही गई है। हालांकि वही सवाल यह भी उठता है कि अगर मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में व्यापक जनहित वाले काम किए हैं तो उन्हें पहले नंबर पर क्यों नहीं रखा जाता? तो आज देश का सवाल में बहस इसी बात पर होगी कि मोदी का विरोध तो ठीक है, लेकिन सेना पर सवाल क्यों? सवाल यह भी कि बीजेपी का विरोध करने वाले की देशभक्ति पर ही सवाल उठाना क्या उचित है क्या? और क्या देश में कुछ लोगों के लिए राष्ट्रवाद की बात वाकई गाली है? सुनिए पीएम ने क्या कुछ कहा। देश में कुछ लोग मोदी के विरोध में इतने मशगूल हो गए हैं कि उनको राष्ट्रवाद गाली के रूप में नजर आने लगा है। महामलावटी और उनके राग दरबारी आए दिन सवाल पूछते हैं कि मोदी राष्ट्र रक्षा की बात क्यों करता है। भाइयों और बहनों, देश की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी ये भी पता चलता है कि कुछ लोग देश में क्या चलाना चाहते हैं। जब मैं राष्ट्रभक्ति की बात जोरों शोरों से करता हूं तो उनका भी नकाब उतर जाता है कि वो कहां खड़े हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सवाल के सिलसिले की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवा दें। राजीव जेटली जी हमारे साथ बस जुड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुनील चोपड़ा जी हैं। सीपीआईएम के प्रवक्ता मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ जुड़ेंगे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और सैयद बाबर कादरी जुड़ेंगे जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट है। सबसे पहले राजीव त्यागी मैं आपके पास आता हूं। पीएम ने कठुआ में कहा कि राष्ट्रवाद कुछ लोगों के लिए गाली जैसा हो गया है। वाकई आपको लगता है एक देश के नागरिक के लिए राष्ट्रवाद तो गर्व का विषय होना चाहिए? बिल्कुल, प्रत्येक 130 करोड़ भारतीय के लिए राष्ट्रवाद एक गर्व का विषय है। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं तो राष्ट्रवाद होता है, एक छद्म राष्ट्रवाद होता है। राष्ट्र निश्चित रूप से 130 करोड़ लोगों की वजह से बना, 130 करोड़ के खून पसीने से बना। सबने मिलकर के राष्ट्र को बनाया। जो देश में राष्ट्र में नागरिक रह रहे हैं उनको हम कहते हैं कि वो सब राष्ट्रवादी हैं और उनके लिए कार्य करना चाहिए सरकारों को। क्या सरकारें राष्ट्रवाद की कसौटी पे खड़ी उतर रही हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से 5 सवाल पूछता हूं। पहला सवाल, क्या राष्ट्रवाद के तहत आपको रोजगार नहीं देना चाहिए था? देश के नौजवानों के हाथ में रोजगार होगा, वही सच्चा राष्ट्रवाद होगा। देश के किसान को दाम होगा। दूसरा सवाल, तभी आप जाकर के किसान की आंखों के आंसू पूछ पाएंगे, किसान को बेहतर कर पाएंगे, ये सच्चा राष्ट्रवाद होगा। तीसरा आपसे बहुत स्पष्ट सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसके राष्ट्रवाद के तहत जो उसने मैनिफेस्टो जारी किया था, क्या मैनिफेस्टो 2014 का पूरा हुआ, कितना पूरा हुआ, इसमें बहस हो जाए, ये राष्ट्रवाद है। चौथा सवाल बहुत स्पष्ट है, मेरा राष्ट्रवाद ये कहता है कि मेरे देश की तुलना, मेरे प्यारे भारतवर्ष की तुलना अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे उन्नत देशों से होनी चाहिए और जो सुविधाएं वहां उपलब्ध है नागरिकों के लिए, वो सुविधाएं हमारे देश में भी आनी चाहिए। ये सच्चा राष्ट्रवाद होगा। और अंत में इतना ही सिर्फ कहना चाहता हूं, बहुत इतना ही कहना चाहता हूं, सैनिकों के लिए बजट बढ़ने का काम करे सरकार, ये राष्ट्रवाद है। सैनिकों की शहादत में कमी लाए सरकार, ये राष्ट्रवाद है। 5965 बार पाकिस्तान सीमा का अतिक्रमण कर चुका है, उसको रोकने का कार्य सरकार को करना चाहिए था, ये राष्ट्रवाद है। और 250 किलो आरडीएक्स किस तरह से जम्मू कश्मीर में आ गया जिससे 45 जवान शहीद हो गए, उसकी जांच करना राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद की कसौटी पे भारतीय जनता पार्टी कभी खड़ी उतरती नहीं है। पहले हिंदुत्व के नाम को लेकर बात हो गई, 2 महीने आपका कार्ड फेल हो गया, अब राष्ट्रवाद को लेकर आइए। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। मैनिफेस्टो की बात आपने कही, 2 बातों का जिक्र किया।
साल 71 से आप लोग भी गरीबी हटा रहे हैं, क्या वो मैनिफेस्टो का वादा अभी तक पूरा हो गया? नहीं पूरा हुआ तो फिर सवाल वहां भी उठता है। दूसरी बातें सुन लीजिए दोनों सवाल, फिर उसका जवाब दीजिएगा। जवाब दे दूं फिर उसके नहीं, दोनों सवाल का एक साथ जवाब दे दीजिएगा। फिर आप लोग अपने मैनिफेस्टो में देशद्रोह की धारा हटाने की अगर बातचीत करते हैं तो क्या आप खुद मौका नहीं देते हैं, खुद इन्वाइट नहीं करते हैं कि आइए इस मुद्दे को आप उठा लीजिए, राष्ट्रवाद के मुद्दे को आगे कर दीजिए? राकेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं बहुत विनम्रता से इस दोनों सवाल का जवाब देना चाहता हूं। पहला सवाल, आपने कहा कि 1971 में हमने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मैं 1971 से पीछे थोड़ा सा आपको 1947 में ले जाना चाहता हूं, जिस वक्त देश आजाद हुआ था। 33 करोड़ की जनसंख्या थी और 78% लोग बाग गरीबी की रेखा से नीचे हुआ करते थे। इमेजिन करिए, करीब करीब 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हुआ करते थे 33 करोड़ जनसंख्या में से। आज 130 करोड़ जनसंख्या में से करीब करीब 25 करोड़ लोग बाग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। तो निश्चित रूप से 47 से लेकर के 2019 तक काम देश में हुआ। देश के किसानों ने काम किया होगा, देश के नौजवानों ने काम किया होगा, देश के पत्रकारों ने काम किया होगा, देश के वैज्ञानिकों ने काम किया होगा, देश की सेना ने काम किया होगा, देश के डॉक्टर्स ने काम किया होगा, देश के इंजीनियर्स ने काम किया होगा और अन्य सभी ने मिलकर के देश को बनाया होगा। तभी गरीबी निश्चित रूप से खत्म होने का काम हुआ। प्रजातंत्र में बेहतर जीवन देना सरकारों का काम है और गरीबी का औसत निश्चित रूप से गरीबी खत्म हो गई क्या? सब सुविधाएं होंगी। राजीव त्यागी जी, आपने कहा गरीबी खत्म करने का काम किया, गरीबी खत्म हो गई क्या? निश्चित रूप से मैंने कुछ आंकड़े दिए। सन 47 में आपको बताया 78% लोग गरीब थे 33 करोड़ में से। आज 130 करोड़ में से 20% करीब गरीब है। पहली बात, सन 47 में औसत आयु 37 वर्ष हुआ करती थी, जो बढ़कर के 67 वर्ष हो गई। सन 47 में 17% लोग बाग। चलिए ठीक है, ये मुद्दा बड़ा चलता रहेगा, बहुत सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमान का रुख करूं। हाँ, देखिए, आप सेटिस्फाई ना हो, ये आपकी एक प्रकार की भूख होनी चाहिए कि किसी भी राजनीतिक दल से सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए पत्रकार को। लेकिन मैंने कोशिश की, जब तक सब समझ रहे हैं। ठीक है, दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए जल्दी से, ताकि मैं एक सवाल सबसे पूछूं। राजीव त्यागी जी, देशद्रोह की धारा अगर आप हटाएंगे तो राष्ट्रवाद की बात तो आएगी ना? हटाने की बात की, देखिए बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं राकेश जी, दो चीज होती है, एक तो राष्ट्रद्रोह होता है और एक देशद्रोह होता है। राष्ट्रद्रोह की जो धारा है निश्चित रूप से हटनी चाहिए। उस राष्ट्रद्रोह की धारा का विभिन्न सरकारों ने गलत इस्तेमाल किया। कई बार वो मतलब भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस नारे की आजादी मिल जाए इस देश में लगाई गई। मुझे लगता नहीं कि टुकड़े टुकड़े गेम पे भारतीय जनता पार्टी ने ठीक से कार्रवाई की। नहीं किया कि नहीं किया वो एक अलग मसला है, लेकिन आप उस धारा को ही खत्म कर देंगे तो जो गुंजाइश है वो गुंजाइश खत्म हो जाए, उस पर कार्रवाई बिल्कुल खत्म करेंगे। प्लीज आप सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह में बहुत अंतर है। वो राजद्रोह का मतलब होता है कि सरकार की आलोचना करना, सरकार की नीतियों पर कुठाराघात करना। नहीं, तो ये अलग ही बात होगी ना। चलिए मैं आऊंगा बाकी बचे समय में मैं पहले सेगमेंट में बाकी सारे मेहमानों का रुख कर दूं। राजीव त्यागी जी, मैं रुकूंगा आपके पास। राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई, पीएम ने कह दिया कि राष्ट्रवाद कुछ लोगों के लिए गाली जैसा है, तो क्या मान लें कि इस देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, सिर्फ वही राष्ट्रवादी हैं, बाकी लोग राष्ट्रवादी नहीं है इस देश में? बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं कि राष्ट्रवाद के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हमने देखा कि इस देश में आतंकवादियों ने हमारा नुकसान पहुंचाया, आतंकवादी हमारे खिलाफ लड़ते रहे, पाकिस्तान हमारे खिलाफ लड़ता रहा और कुछ लोग हमारे देश में भी स्लीपर सेल थे जो इस देश को भारी से भारी नुकसान पहुंचाना चाहते थे। हमने कभी ये नहीं देखा था कि राजनीतिक तौर पर भी प्रण लिए जाएंगे कि इस देश को ज्यादा से ज्यादा नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। और राजनीतिक तौर पर प्रण लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है, आप ये समझिए। हो सकता है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां सोचती हो कि जितना हम आतंकवादियों के फेवर में बोलेंगे उतना कोई हमारा वोटर हमारे करीब आता जाएगा। हो सकता है वो सोचते हो जितना हम आर्मी को गाली देंगे, आर्मी को बलात्कारी बताएंगे, आर्मी को किडनैपर बताएंगे, उतना कोई ना कोई वोटर हमारे पास आता चला जाएगा। कभी इस देश ने कल्पना नहीं करी थी कि इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी जिसको 70 सालों तक हमने सत्ता सौंप के रखी, वो आज हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन के खड़ी हो जाएगी। वो अपना मैनिफेस्टो तक ऐसा लेकर के आएगी कि अगर गलती से हम आ गए तो हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि आप किसी भी आर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाइए, हम उनको उठाकर जेल में डलवा देंगे। आप उनके खिलाफ मुकदमा किडनैपिंग का दर्ज करवाइए, हम उनको उठाकर जेल में डाल देंगे। कभी ये कल्पना नहीं करी थी कि राजनीतिक पार्टी जिसको 70 साल तक सत्ता सौंप के रखी, वो ऐसा भी माहौल बनाएगी कि हमारे देश के अंदर ही अगर आप हमारे देश के टुकड़े करेंगे तो आपको ये कानूनी अधिकार होगा। हमने ये भी कल्पना नहीं करी थी कभी भी कि हमारे देश के अंदर जहां जहां पे शरीयत कानून लागू होता है महिलाओं के ऊपर, कोई राजनीतिक पार्टी कहेगी अगर ये शरीयत कानून लागू होता है तो हम इसे लागू ही रहने देंगे। हमने ये भी कल्पना नहीं करी थी। छोटा सा सवाल हो
हमने ये भी कल्पना नहीं करी थी कोई राजनीतिक पार्टी जो 70 साल तक इस देश के ऊपर राज करती रही वो कहती है अगर मैं गलती से आ गई तो मैं मुस्लिम महिलाओं के सारे अधिकार छीन लूंगी। हमने ये भी कल्पना नहीं करी थी कि इस देश के अंदर एक सवाल और ले लीजिए, हमें देखने को मिलेगा कि एक राजनीतिक पार्टी जो एक परिवार से चलती है वो इस देश के टुकड़े करेगी, आर्मी को गाली निकालेगी, महिलाओं के अधिकार छीनेगी, बावजूद उसके हमारे सामने बैठ के टीवी पर चर्चा करेगी। ठीक है, एक मिनट राजीव त्यागी जी, पहले सेगमेंट में मैं बाकी सारे मेहमानों का भी रुख करूंगा, दूसरे सेगमेंट में आप जवाब दीजिएगा, नोट करके रखिए। राजीव जेटली, एक सवाल और, आप लोग लगातार गिनवाते हैं इतने काम किए, प्रधानमंत्री मोदी अपने हर रैलियों में गिनवाते हैं हमने सिलेंडर बांटे, इतने घर बनवाए, मुद्रा लोन दिए, अकाउंट खुलवाए, इतने कमाल किए, तो आखिरकार सेना के कमाल की चर्चा सबसे आगे क्यों? मेरे देश की सेना, मेरे देश की सेना, तो देश के लोग नहीं है। मैंने आपसे कहा मेरे देश की सेना जिसके हाथ बांध के रखे हुए थे, जिसको प्रधानमंत्री कहा करते थे पूर्व कि अगर आतंकवादी हमारे कितने भी आदमी क्यों ना मार दे, हमारी सड़कों पे सरेआम घूमे, खुलेआम कत्ल करती चली जाए, उसके बावजूद मैं तुम्हें हिदायत नहीं दूंगा, तुम्हें आदेश नहीं दूंगा, तुम जाकर उनसे बदला लीजिए। ये वही देश है, ये वही देश है, बदला नहीं है, वही सेना है। सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है, सेना के पास हथियार है, ये कहते हैं हथियार भी छीन लेंगे, अरे हम उनकी तादाद भी कम कर देंगे ताकि पत्थर मारने में आपको आसानी हो, ज्यादा सैनिक होंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, हम इतना माहौल ऐसा बना देंगे, पत्थर मारिए, फिर आतंकवादी बताइए, चोपड़ा जी का मेरे बताइए, फिर जेल में डलवाइए। ठीक है राजीव जी। सुनील चोपड़ा जी, इस देश में सेना पर सवाल तो हर कोई अपने हिसाब से उठा रहा है ना। समाजवादी पार्टी की ओर से कह दिया गया कि हम अहिर रेजिमेंट लाएंगे, इस देश में टुकड़े टुकड़े नारे लगाए जाते हैं, उसके बाद भी कहा जाता है कि साहब उन पर कार्रवाई नहीं हो, इसके बाद भी देशद्रोह की धारा हटाने की बात कह दी जाती है, तो सवाल तो यहां भी उठता है ना, फिर तो राष्ट्रवाद आगे आएगा ही आएगा। पहली बात है कि राष्ट्रवाद और छद्म राष्ट्रवाद में जमीन और आसमान का अंतर है। ये देखिए महात्मा जी आप भाषण राजीव जी पहले राजीव जेटली जी पहले सेगमेंट में क्रॉस मत करिए। एक मिनट सुनील चोपड़ा जी, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, मैं किसी भी गेस्ट को पहले सेगमेंट में क्रॉस की इजाजत नहीं देता हूं। राजीव त्यागी जी ने हाथ उठाया, मैंने उनको मना किया, वो शांत से सुने प्लीज। पहले सेगमेंट में सभी लोग सुनिए, दूसरे सेगमेंट में आप लोग जवाब दे सकते हैं। सुनील चोपड़ा जी अपनी बात जल्दी पूरी करिए। बिल्कुल, तो मुझे, मैं जब वहां गया तो मुझे याद है कि किस तरह मेरे परदादा गिरफ्तार हुए थे जलियांवाला बाग केस में, क्योंकि गुजरांवाले में बगावत हो गई थी। और वो किस लिए लड़ रहे थे? वो तथाकथित सेडिशन एक्ट के खिलाफ लड़ रहे थे, राउलेट एक्ट के खिलाफ लड़ रहे थे। भगत सिंह ने राजद्रोह और देशद्रोह में अंतर बताया था, और भगत सिंह ने जो बॉम्ब फेंका था उसमें उसने साफ कहा था किसी को चोट लगाने के लिए नहीं फेंक रहा, बहरे लोगों को सुनाने के लिए। सुनील चोपड़ा जी, देश आजाद हो चुका है, तो राष्ट्रवाद, सुनील चोपड़ा जी देश आजाद हो चुका है, अंग्रेजों का शासन नहीं है इस देश में, तो उस समय की बातचीत क्यों कर रहे हैं फिर आप? आजाद हो चुका है, लेकिन अंग्रेज के कानून को मजबूत करना, जैसे कि मतलब देश में स्वतंत्रता हो जाए, कोई नारे कुछ भी लगाए, कुछ भी बोले देश के खिलाफ, स्वतंत्रता दे दी जाए। आपको 70 साल के बाद मलाई चाटते हैं। पहले सेगमेंट में मैं क्रॉस करूंगा, राजीव जेटली जी प्लीज, पहले सेगमेंट में सिर्फ मैं क्रॉस करूंगा, कोई नहीं। जो मेरे को इंफॉर्मेशन आई है मैं आपको बता दूं, मोदी साहब यूपी में बुरी तरह हार रहे हैं। अरे क्यों? तो ठीक है, इंतजार कीजिए ना 23 तारीख का, 23 तारीख का इंतजार कीजिए फिर। अभी इस बात का एक मिनट जेटली जी प्लीज, और जेटली जी प्लीज, आप हिंदुस्तान की जनता इनको जवाब दे रही है, और ये जवाब देने का आधार हिंदुस्तान की राष्ट्र मुक्ति आंदोलन का हिस्सा है। चलिए ठीक है, आपने मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया। सैयद बाबर कादरी, मैं आपके पास आता हूं। ठीक है, मैं आता हूं चोपड़ा जी आपके पास। काले कानूनों के खिलाफ ठीक है, अब मैं सवाल आपसे आज पूछ रहा हूं, आपने जवाब में गुलामी का वक्त का जिक्र कर दिया, फिर आप 23 मई की बातचीत करने लगे। नतीजे क्या आएंगे उस पर खुलकर 23 मई को हम चर्चा करेंगे। कौन जीता कौन हारा, किसको किस बात का परिणाम भुगतना पड़ेगा, इसकी विस्तार से चर्चा 23 तारीख को और उसके बाद अगले 5 साल तक होगी, इसलिए उसकी चर्चा आज क्यों। चलिए सैयद बाबर कादरी,
आप लोगों के यहाँ तो ये कह दिया जाता है कि अलग से पीएम बना दिया जाएगा। आपको अलग से पीएम चाहिए क्या हिंदुस्तान में? एक मिनट प्लीज सुनील चोपड़ा जी, आपका समय। सुनील चोपड़ा जी प्लीज शांत रहिए। सैयद बाबर कादरी, इस देश में दूसरा पीएम चाहिए क्या आप लोगों को? देखें, अगर हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद नफरत पर मबनी है और इस राष्ट्रवाद का फिर एक और मतलब होना चाहिए। अगर देश आजाद हो गया आपके लिहाज से और आपकी नजर से, तो क्या अब मेरी नजर से, आपकी नजर से देश आजाद नहीं है क्या? सुने, आप मेरी बात सुने। अगर आपको लगता है कि देश आजाद है, तो क्या आप इस दौर में है कि आप और लोगों को गुलाम बनाएंगे? क्या भगत सिंह ने ये नहीं कहा था कि हमारा देश गोरों से गुलाम हो गया, अब काला अंग्रेज आ गया है? क्या आपके मोदी जी ने झूठ पर झूठ नहीं बोले? अंग्रेज क्या कौन था ये तो बता दीजिए। 15 लाख झूठ नहीं था? क्या आपका राष्ट्रवाद झूठ नहीं है? क्या सर्जिकल स्ट्राइक्स झूठ आपका नहीं है? राष्ट्रवाद क्या ठीक है? पुलवामा का सैयद बाबर कादरी, आपका राष्ट्रवाद ठीक है? क्या हिंदुस्तान आप में अपने आप को झूठ का सच्चा परिंदा हिंदुस्तानी नहीं मानते बिकता हैं? है? क्या दूसरा नाम सैयद झूठ का बाबर कादरी मोदी जवाब नहीं है? दीजिए, आप अपने आप को सच्चा हिंदुस्तानी मानते हैं? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूँ, जिसका हिंदुस्तानी मानते हैं कि नहीं आप अपने आप को? अपने आप को देखिए, हिंदुस्तानी मानते हैं कि नहीं आप अपने आप को? मुतयन करना बाकी है। बाबर कादरी जवाब दीजिए। दीजिए, हिंदुस्तानी आप मानते हैं कि नहीं अपने आप को? देखिए, जब तक हमारे मसले का हल नहीं होगा, हिंदुस्तानी मानते हैं कि नहीं आप अपने आप को? बाबर कादरी हिंदुस्तानी मानते हैं कि नहीं आप अपने आप को? पाकिस्तानी है। हिंदुस्तानी मानते हैं कि नहीं आप अपने आप को? नहीं, बाबर कादरी पहले जवाब दीजिए, फिर आपकी बात मैं सुनूंगा। नेहरू जी से सुने। बाबर कादरी हिंदुस्तानी मानते हैं कि नहीं आप अपने आप को? जिन्होंने इस मसले को बाबर कादरी हिंदुस्तानी मानते हैं कि नहीं आप अपने आप को? पॉलिटिकल लिगेसी और पहले आप बोलिए, जवाब दीजिए हाँ या ना में। अपने मुकद्दर का फैसला ही नहीं कर नहीं, सकते। बाबर कादरी पहले बताइए, आपकी बात मैं सुनूंगा। आप अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब। देखिए, जब तक हमारा पॉलिटिकल स्टेटस डिसाइड नहीं होगा, आपका क्या होता है? आपका क्या होता है बाबर कादरी? हमारा राइट है। नहीं, आपका क्या होता है? देश के बाकी लोगों का राइट नहीं है क्या? देश के बाकी लोगों का राइट नहीं है क्या? मेरा राइट नहीं है क्या? राजीव जेटली का राइट नहीं है क्या? एसपी सिन्हा का राइट नहीं है क्या? राजीव त्यागी का राइट नहीं है क्या? सुनील चोपड़ा का राइट नहीं है क्या? क्या एक बात नहीं था? सुनील चोपड़ा का राइट नहीं है क्या? आपने लोगों की बात मत कीजिए। बाकी लोग भाजपा के साथ एक नहीं मिनट है। बाबर कादरी, आप शांत होइए। बाबर कादरी शांत होइए, एक मिनट प्लीज। बाबर कादरी शांत होइए, मैं बाकी सारे मेहमानों के पास जल्दी जल्दी आऊंगा। राजीव त्यागी, इस देश में रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है कि नहीं है? एक मिनट प्लीज। कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। राजीव त्यागी, इस देश में रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है कि नहीं है? बिल्कुल, मैंने बहुत स्पष्ट कहा, मैं इस बात का विरोध करता हूं। बाबर कादरी से कहना चाहूंगा कि उनको हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने में कोई गठबंधन शर्म क्यों नहीं कर लिया होनी नेशनल चाहिए। कॉन्फ्रेंस से? मेरा प्यारा उनको भारत अलग पीएम जिंदाबाद, चाहिए इस देश में। मेरा हिंदुस्तान उनको जिंदाबाद। अलग पीएम और चाहिए इस देश हिंदुस्तान के लिए में। मैं आपने गठबंधन किया जम्मू कश्मीर में उनसे। अब्दुल्ला बोलते हैं अलग पीएम चाहिए इस देश में। बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट कह देता हूं। देखिए, बहुत राकेश पांडे जी, हिंदुस्तान के लिए मुझे अपनी कुर्बानी देनी पड़ जाए तो मैं अपने खून का एक कतरा हिंदुस्तान में बहाने का काम ठीक है, करूंगा। कुर्बानी की बात कहां से आ गई? करके राहुल गांधी राजीव का त्यागी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आपके पास बाबर इसलिए कादरी आया। से भी कहना चाहता हूं। आपके पास इसलिए आया। कश्मीर इस देश का हिस्सा ना रहे। राहुल गांधी तो ये चाहते हैं, गठबंधन करके उन्होंने दर्शा दिया कि हम मैं एक जवाब अलग से दे दूं, प्रधानमंत्री राकेश। बनाएंगे। ठीक है, हाँ, शहबुद्दीन सोच के राजीव कश्मीर जी, को आजाद कर राजीव देना जी, चाहिए। जी, आप छोटे भाई हैं मेरे। आपके हिसाब से नहीं ठीक है, चलता है। राजीव जल्दी जी, से जवाब, छोटे भाई हैं। जल्दी से जवाब कृपया इस तरह का किसी ना करूं वक्तव्य ना दें जो आपकी शान ठीक के है। खिलाफ हो। आप अपनी जान की कृपया इस तरह का वक्तव्य ना दें, इससे कोई वोट नहीं मिलेंगे इस वाले वक्तव्य से आपको। जिस इस व्यक्ति को वक्तव्य से वोट नहीं मिलेंगे। चाहिए कश्मीर कोई छीन नहीं सकता है। एक मिनट आप दोनों लोग शांत मैं चुप हो होइए। जाता हूं। एक मिनट राजीव त्यागी जी जवाब दीजिएगा। ब्रेक के बाद मैं एसपी सिन्हा से कमेंट लूंगा। ऐसे देश चलेगा क्या एसपी सिन्हा साहब? एकदम नहीं, एकदम नहीं। जिस तरह का मैं व्यवस्था और वातावरण देख रहा हूं इस देश में, मैं बहुत चिंतित हो रहा हूं। यदि फौज में ऐसा वातावरण फंक्शनल लेवल पे हो जाए तो फौज बैठ जाएगी, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। मतलब हिंदुस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, जम्मू एंड कश्मीर में हम ट्रुप्स का नहीं, नारे की बात तो एक और ना, यहाँ लोग हिंदुस्तानी मानने को नहीं तैयार हैं। सुन, तो यही तो 70 सालों से खून बहाया इस देश में। उसका इस देश में 70 सालों से खून बहाया है। कारण है हमारे जम्मू कश्मीर में उसके कारण है। और मैं आप लोग को दोषी ठहराता हूं। इसलिए आप लोग ऐसे ऐसे लोग को मीडिया पे बुलाते क्यों हैं? क्यों बुलाते हैं? क्यों बुलाते हैं ऐसे ऐसे लोग को? ऐसे ऐसे देशद्रोही को क्यों बुलाते हैं टीवी पे? देखिए देखिए, ओपनली ये राजद्रोह कर रहा है। ओपनली राजद्रोह कर रहा है। क्यों बुलाते हैं अपने आप पर? भिंडरावाला को किसने आपको बार बार चेतावनी देता हूँ। बाबर कादरी आपको बार बार चेतावनी देता हूँ। नेशनल मीडिया पर जब आप आए
तो देश के खिलाफ आपकी एक भी बात स्वीकार नहीं की जाएगी। हिंदुस्तान आप लोग के खिलाफ एक भी बात आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी। बाबर कादरी शांत रहिए, इनकी आवाज डाउन करिए, इनको म्यूट करो। ब्रेक लेंगे हम यहाँ पर, आवाज ब्रेक लेंगे यहाँ पर। करना चाहिए। ठीक है, बाबर कादरी शांत रहिए, बाबर कादरी की आवाज डाउन करिए, ब्रेक लीजिए। किस हिस्से की शुरुआत करते हैं? सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हैं। राजीव जेटली जी हैं, राजीव त्यागी हैं, सुनील चोपड़ा, मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ हैं, सैयद बाबर कादरी हैं। बाबर कादरी, इस हिस्से की शुरुआत में आपसे करता हूं। 70 सालों से इस देश ने जम्मू कश्मीर के लिए इतना कुछ किया है। हर दिन हमारे जवान जम्मू कश्मीर के लिए खून पसीना बहाते हैं। इस देश के टैक्स पेयर्स का पैसा बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर पहुंचता है, वहां पर दिया जाता है। देश की अलग अलग सरकारें, चाहे जो भी सरकार रही हो, हर सरकार बड़ी योजनाएं लेकर आती है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के योजनाएं लेकर आती है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लिए अलग से सहूलियतें दी गई हैं। फिर भी आपको हिंदुस्तानी खुद को कहने में हिचकिचाहट होती है। फिर भी आपके नेता कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं आपसे कहूं आप हिंदुस्तान जिंदाबाद कहिए तो आपको दिक्कत होती है। देखिए साहब, टैक्स पेयर्स ने पैसा दिया होगा, कौन कहता नहीं। पैसा दिया हिंदुस्तान के अवाम ने, टैक्स पेयर्स ने, और यहाँ के जो आपके मन चाहे अपने अडॉप्ट किए हुए जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी जेबों में गया वो। एक आपकी नीयती और नीयत में फर्क है, आपकी पॉलिसीज में ये फॉल्ट है। देखिए, अगर आपने 1947 से कश्मीरियों को ओन किया होता, अपनाया होता, गले से लगाया होता, तो हमने क्या किया है? पत्थर हम बरसाते हैं। पत्थर कौन बरसाता है? बाबर कादरी, बाबर कादरी पत्थर कौन बरसाता है? बाबर कादरी पत्थर कौन बरसाता है? जो जम्मू कश्मीर के लिए जो सेना के जवान जान देते हैं, उन पर वहां के लोग पत्थर बरसा दें और नियत आप बाकी हिंदुस्तान पर उठाइए। आपके यहाँ के नेता 90s में रेहड़ी लगाते हैं, आज उनके पास 300-400 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाती है, 300-400 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाती है, और आप सवाल हिंदुस्तान के बाकी नेताओं पर आप सवाल उठाइए। ये बड़ी अच्छी नियत साहब आपकी हो गई, बड़ी अच्छी नियत आपकी हो गई। जब तक आपकी गवर्नमेंट, आपकी नीति और नीयत, आप अपनी नीयत ठीक करिए बाबर कादरी। आप जैसे लोगों की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर की स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, मैं सोच रहा था कि शायद मैं सोच रहा था, मुझे गलतफहमी हो गई थी, मुझे गलतफहमी दरअसल हो गई थी। ब्रेक से पहले जो कुछ आप बोल रहे थे, मैं उस गलतफहमी को क्लियर कर रहा था। ठीक है, अब शांत होइए, आप 1 मिनट शांत होइए। राजीव त्यागी जी, मैंने क्यों कहा कि राष्ट्रवाद आगे आ जाता है और मौका दे दिया जाता है? ऐसी आवाजें जब देश में उठेंगी तो राष्ट्रवाद की बात आएगी ना, खून खोलेगा ना। मेरा खून खोला, आपका भी खून खोला ना, तो राष्ट्रवाद की बात आगे आएगी ना। और ऐसे लोगों के साथ आप गठबंधन कर लेते हैं तो बीजेपी तो फिर हमला बोलेगी। ठीक है बाबर कादरी, अब राजीव त्यागी को जवाब देने दीजिए। बाबर कादरी 1 मिनट, बाबर कादरी आप शांत हो जाइए। 1 मिनट राजीव त्यागी, बाबर कादरी शांत हो जाइए। मैंने शुरुआत आपसे की, दूसरों को सुन लीजिए। ठीक है राजीव त्यागी जी, जवाब दीजिए इनको। मेरा राष्ट्रवाद इतना कमजोर नहीं है कि बाबर कादरी जैसे लोगों की वजह से मेरा राष्ट्रवाद कमजोर पड़ जाए या मेरे राष्ट्रवाद का हौसला खत्म हो जाए, कमजोर न पड़ जाए, खून तो खोलेगा ना त्यागी जी। नागरिकों पे विश्वास खत्म हो जाए। पहली बात, प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। राकेश पांडे जी, मैं बाबर कादरी नहीं हूं, पहले तो क्लियर कर दूं आपको। या तो कंप्लीट करने दीजिए या मना कर दीजिए, बोलना नहीं, आपके पास इसीलिए मैं आया कि आप जवाब दें इनको। बोलने दीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज बोलने दीजिए। और मैं इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों से अपील करता हूं, राजीव त्यागी पहला व्यक्ति है जो स्टैंड ले रहा है, बहुत स्पष्ट स्टैंड ले रहा है कि जब तक बाबर कादरी डिबेट में होंगे राजीव त्यागी डिबेट नहीं करेंगे। बाबर कादरी जैसे व्यक्तियों से मैं डिबेट नहीं करता हूं, मेरा बहुत स्पष्ट स्टैंड है। मैं इस डिबेट को बहुत स्पष्ट कर देता हूं, जब तक आप बाबर कादरी को बाबर कादरी आप शांत होइए, बाबर कादरी की आवाज थोड़ा डाउन करिए, ऐसे व्यक्ति को बहिष्कार करता हूं और इंडियन न्यूज से भी कहूंगा ऐसे व्यक्ति को बहिष्कार होना चाहिए। ठीक है, राजीव त्यागी बात करिए, उनकी आवाज डाउन हमने करवा दी है। राजीव त्यागी जी, उनकी आवाज डाउन करवाई है। राजीव त्यागी, ठीक है, राजीव त्यागी से कहा जाए कि बाबर कादरी की आवाज डाउन करवाई गई है, हम फिर उनके पास आएंगे। राजीव जेटली आप कुछ बोल रहे थे। देखिए, मैं आज पहली बार ये जो बाबर कादरी चिल्लाते हैं या हम भी लोग कई बार उसको रिटेलिएट करते हैं उस तरीके से, उससे बहुत अलग हटते हुए एक बात रखना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को रखा। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी जरूरत जम्मू कश्मीर को इंफ्रास्ट्रक्चर की थी। आप ये देखिए, आपको ये शायद कई लोगों को नहीं पता होगा कि धारा 370 और 35A की वजह से वहां पर जाने वाला व्यक्ति जो यहां से जाता है, चाहे वो एक इंस्ट्रक्टर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, उसे वहां पर एक एजुकेशन का उनके बच्चों का अधिकार नहीं होता, वहां पर उनकी फैमिली सेटल नहीं हो पाती है। इसी वजह से वहां जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता और धारा 370 की वजह से जो रास्ता और दरवाजे बंद हो रखे हैं, उन दरवाजों की वजह से इवन कश्मीर का जो नौजवान है
उसको भी अपनी एजुकेशन के लिए बाहर विदेशों में जाना पड़ता है। आपको पता है मलेशिया और इंडोनेशिया जैसी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर, एक सेकंड में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, वहां पर कश्मीरी युवाओं के लिए रिजर्वेशन है बकायदा मेडिकल में। तो इससे एक बात का अंदाजा लगता है, जब कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो वहां पर आप डेवलपमेंट की स्थिति कैसे पैदा करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस की बात कीजिए, कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, कश्मीर में सेटअप बनाने की बात कीजिए, इसकी शुरुआत इसलिए करी ताकि वहां के नौजवान को एक रास्ता मिल सके। बहुत अच्छी बात है। मैं बाबर कादरी की एक बात से आज भी एक्सेप्ट करता हूं, सहमति है मेरी, कि कश्मीर के अंदर ईमानदारी से, एक तो होता है कि आपने राज कर लिया, वहां पे फारूक साहब के पिताजी के साथ मिलकर आपने राज कर लिया और यहां से आप बैठ गए, वहां से वो बैठ गए, दोनों ने मिलकर लूटा, ऐसा नहीं। ईमानदारी से कश्मीर की जनता तक उनके अधिकार पहुंचे और कश्मीर से आतंकवाद का एलिमिनेशन नहीं पहुंचे हैं क्या? सफाया नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे हैं क्या? मैं आपको यही एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री जब आप 370 की बातचीत करते हैं तो वो 2-2.5 साल आपको क्यों नहीं याद आता? जब मैं आपको बता रहा हूं 2-2.5 साल नहीं, 5 साल से। उससे पहले महबूबा मुफ्ती के बात नहीं था क्या? बात तो सुनिए, या उससे पहले नहीं थी वो? पूरी बात ऐसे बयान नहीं देती थी वो? पूरी बात सुनिए। हमारे 3-4 वर्टिकल रहे। एक, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जिसमें हमारी सेनाओं को सारे अधिकार दिए गए, उनको स्वतंत्रता दी गई। दूसरा, कश्मीर के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। तीसरा, उनके युवाओं को 370 हटाने पर आपने क्या किया? सुनिए, अब 370 की बात, 370 हटाने पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। हम कहते हैं कि हम 2020 तक 370 के ऊपर कदम उठाएंगे और कांग्रेस कहती है 2020 का इंतजार क्यों? जी ऐसा नहीं होता, पूरी बात करने दीजिए। दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है हम हटने नहीं देंगे, 35 और 370 हटने नहीं देंगे, अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया उन्होंने। तो जहां पर हटने नहीं देंगे और हम कहते हैं हटाएंगे, ऐसे नहीं उससे एक स्थिति हो जाती है। यहाँ भी विरोधाभास है राजीव जेटली, यहाँ भी विरोधाभास है। देखिए, 35 जेडीयू बोल रही है कि हम इससे नहीं सहमत हैं, तो आपके एनडीए के एजेंडे में तो आएगा नहीं जी। 35 का मैटर सब जुडिशियस है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं, 370 और सुनवाई 370 पर जेडीयू ने स्टैंड क्लियर कर दिया है। 35 से ज्यादा इंपोर्टेंट है, 370 की वैल्यू क्या है उसके सामने? ठीक है, 35 ही तो बताएंगे क्या वैल्यू है, बताइए एसपी सिन्हा आप। नहीं, सुनिए, पहली बात, मैं बहुत गंभीर विषय पे बोलने जा रहा हूं। ये कादरी ऐसे लोग मुंह अपनी जबान क्यों खोलते हैं? इनका जगह जेल होना चाहिए, ये नेशनल टीवी नहीं। जनाब, मैंने हिंदुस्तान के खिलाफ चुप रहिए, आप चुप रहिए। हिंदुस्तान के हक में बात की। ऐसा साहब जो फन को उठाता है, वो फन को कुचल देने की जरूरत है। ये फन को कुचल देने की जरूरत है, इस आवाज को बंद करने की जरूरत है, क्योंकि सेक्शन 124 आईपीसी जो है, वो जो सेडिशन का जो चार्ज है, उसको पूरी तरह से परिभाषित करने की जरूरत है। और ऐसे राजद्रोही को जबान बंद करने की जरूरत है, जबान बंद कर देने की जरूरत है। ये बकवास इसलिए करता है क्योंकि इसको भय नहीं है। भय तो छोड़ो, जिसको जेल में होना चाहिए आज टीवी पर बकवास किया जा रहा है और दुनिया सुन रही है, हिंदुस्तान के लोग सुन रहे हैं। ये है सवाल, ये है कि जब तक एक फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनेगा, जब तक 124 अमेंड नहीं होगा, जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनेगा, जब तक ऐसे देशद्रोहियों को जहां से ये बोल रहा है विद इन मिनट्स अरेस्ट नहीं होगा और राजद्रोह चार्ज नहीं होगा, तब तक ये सुधरने वाले नहीं। ठीक है, बाबा कादरी, एक मिनट सुनील चोपड़ा जी, एक मिनट बाबा कादरी शांत होइए। आपको अधिकार किसने दिया है? मैंने अपने आप को अधिकार दिया है मिस्टर चोपड़ा। आपकी सोच हमको पता है, मैंने अपने आप को अधिकार दिया है। कौन? अरे है हूँ, कुछ नहीं है। अरे एक मिनट रुकिए, एक मिनट सुनील चोपड़ा, एक बात बताइए, आप क्या चाहते हैं? बनने लायक नहीं हो, जनरल है। मैं फौज में आज का इतिहास क्या है सुनाओ। मैं जनरल हूँ, समझते हो जनरल क्या होता है फौज में? होंगे नहीं है, आप जनरल हैं, आपके ऐसे लोग लांस कॉर्पोरल बनने लायक नहीं हो। दुर्भाग्य इस देश का, ऐसे लोग टीवी पे आते हो, टीवी पे आते हो, एसपी सिन्हा, बकवास करते हो। सिन्हा जी प्लीज, अब मुझे आगे बढ़ा दीजिए। चोपड़ा जी, मैं चाहता हूं हमारे पैनल पर सब लोग एक दूसरे का सम्मान करें। इनको कहो एक मिनट एसपी सिन्हा जी, मैं बात कर रहा हूं। एक मिनट मैं बात कर रहा हूं, कोई नहीं बोलेगा। एसपी सिन्हा जी प्लीज एक मिनट, सुनील चोपड़ा प्लीज एक मिनट, मैं सम्मान कर रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि जिसका जो मन आएगा वही बोलेगा। सुनील चोपड़ा जी, एक बात बताइए, हमारे पैनल पर जितने लोग हैं, मैं चाहता हूं सब लोग एक दूसरे का सम्मान करें। एसपी सिन्हा जी को हमने बाकायदा आमंत्रित किया है, रिटायर्ड मेजर जनरल हैं। आप बोलते हैं होंगे से क्या मतलब है? नहीं, चोपड़ा जी पहले बताइए, होंगे से क्या मतलब है? चोपड़ा जी, होंगे से क्या मतलब है? उसमें शक है क्या आपको? नहीं, होंगे से क्या मतलब है आपका? तनख्वाह नहीं ली है। नहीं, होंगे से क्या मतलब है आपका? तनख्वाह नहीं ली है। अरे तू चुप रह जा कादरी, मैं बताता हूँ आपको। कादरी तू चुप रह,
एक मिनट, मैं नहीं, दो सिन्हा जी, चीजें सिर्फ जवाब कहना मत चाहता चाहिए। हूं। नहीं प्लीज, ये नहीं, कल नहीं, ईरोड मैं छाप आपसे भी वही कहूंगा, मैं आपसे भी वही सड़क छाप कहूंगा। लोग नहीं कैसे मिले? प्लीज, हमारे सब लोग एक दूसरे का सम्मान करें। एक मिनट, मैं अभी सुनील चोपड़ा जी से बात कर रहा हूँ। करता है उसके बाद Please. रैंक को चैलेंज करता है। प्लीज पैसा लिया। एसपी सिन्हा जी प्लीज, सब सम्मान एसपी सिन्हा जी प्लीज एक मिनट शांत होइए। सम्मान करेंगे। एसपी सिन्हा जी प्लीज एक मिनट शांत होइए प्लीज। आप इस स्टूडियो में इसकी मर्यादा ये रखिए, जो इन्होंने ड्रामेबाजी की होती तो हम ये सम्मान माइंडसेट है, करते। ये इंडियन आर्मी का माइंडसेट है। देखें, आपका माइंडसेट क्लियर है क्या बाबर कादरी? मैं आपका माइंडसेट समझाऊं क्या आपको? हिंदुस्तानी मामले में एक मिनट शांत होइए। बाबर कादरी आप नहीं बोलेंगे अभी, मैं सुनील चोपड़ा जी से बात कर रहा हूं। बाबर कादरी आप शांत होइए, जिससे बात कर रहा हूं वही जवाब दे तो ज्यादा बेहतर है। सुनील चोपड़ा जी पहले एक बात आप बताइए, एक बात बताइए, होंगे से क्या मतलब है? सेना के अधिकारी को आप जवाब बोलेंगे देता होंगे? हूं आपको, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं मैंने क्यों कहा। क्योंकि जिस इतिहास की बात आप कर रहे हैं, जिस टुकड़े टुकड़े की बात कर रहे हैं, वो टुकड़े टुकड़े तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के किए थे। मोदी तो झूठी धमकी दे रहे हैं। नहीं नहीं, वो और टुकड़े इसके टुकड़े की बात हमने नहीं की थी चोपड़ा जी। इन्होंने आतंकवादी चोपड़ा जी, उस टुकड़े टुकड़े की बात हमने नहीं की थी। अपने जो इस देश में नारे लगे थे, ये भारत तो तेरे टुकड़े सर होंगे, झुका के मैंने उस नारे को लेकर सवाल पूछा था। मैंने उस नारे को लेकर सवाल पूछा था। तो पहले आप लोग भी अपना माइंडसेट क्लियर करिए। पहले तो वो नारा एक मिनट, झूठा है, प्लीज। इतिहास समझाओ। सब जानते हैं। और दूसरी चीज बस मैं दो ही चीज कहना चाहता हूं बहुत सीरियसली। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, हमारे जो जलियांवाला बाग आंदोलन था, पहुंच गए वहां। उसमें अरे अब जलियांवाला बाग की बात कहां से आ गई? बात जिस पर चर्चा हो रही है उस पर जवाब दीजिएगा चोपड़ा जी। सत्यपाल, बात हो रहा है अब। हिंदू मुसलमान एक थे। चोपड़ा जी, जिस पर सवाल पूछा गया उस पर आप जवाब दीजिए। बाबर कादरी जैसे लोगों का समर्थन करते हैं क्या? अंग्रेज चोपड़ा ग्रंथी जी, के पास बाबर कादरी जैसे लोगों की बात का समर्थन करते हैं क्या? और कहा कि झूठे बयान चोपड़ा जी दो। पहले जवाब दीजिए। लेकिन बाबर कादरी ने जो कहा उससे आप इत्तेफाक करते हैं? किसी ने झूठे चोपड़ा जी, जवाब दीजिए ना पहले। समाजी के खिलाफ नहीं दिए। चोपड़ा जी जवाब दीजिए। सैयद बाबर तो कादरी ने मेरा जो ये कहा कहना है, उसको आप- तशद्दुद का मुकाबला करोगे तो सब धर्म एक होकर लड़ेंगे। चोपड़ा जी एक बात बताइए ना, बाबर कादरी ने जो कहा उसका समर्थन करते हैं आप? जैसे 1919 में लड़े थे। अरे ये जो हमारे पूछा उसका अंदर जवाब क्यों नहीं देते हैं बाबर कादरी? और 62 वॉर के बाद किसके एक पास मिनट, गए एक थे? मिनट रुकिए एसपी सिन्हा जी। चोपड़ा जी मेरा सीधा सा सवाल, बाबर कादरी ने जो कहा उसका समर्थन करते हैं आप? वो थर्स्टी करो याद करके आए, ग्रीडी डॉग सुनेंगे तो कहां से सुनाएंगे? वो अपनी जो बात रट के आए हैं वो केवल वही बात। मैं बाबर कादरी का समर्थन नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन उनके बोलने के अधिकार का समर्थन कर रहा हूं। अरे आप कौन सा अधिकार नहीं दिया साहब? वो अधिकार आप कौन सा अधिकार नहीं दिया? वो अधिकार जिसमें बोल तो रहे हैं, हिंदुस्तानी नहीं है। बोल तो रहे हैं, हिंदुस्तानी बोल तो रहे हैं। अधिकार नहीं है, वो अधिकार है। इससे ज्यादा क्या अधिकार दिया अधिकार जाए? है। इससे ज्यादा क्या अधिकार दिया जाए चोपड़ा जी? वो हिंदुस्तानी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अधिकार हो गया। वो अधिकार हो गया। की बात हम सुन रहे हैं। ये उसकी पार्टी के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। इससे ज्यादा अधिकार चाहते हैं क्या? क्योंकि हम राष्ट्रद्रोह अधिकार है। अधिकारी नहीं करते हैं। राष्ट्रद्रोह अधिकार है। चाहते हैं क्या? राष्ट्रद्रोह अधिकार हम है। अंबानी की चौकीदारी राष्ट्रद्रोह नहीं अधिकार करते है। हैं, वाह ना करेंगे। वाह, ठीक है, चलिए ठीक राष्ट्रद्रोह है। अधिकार हो एक गया। मिनट, ठीक ये है। देश चलेगा इस तरह से क्या? राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में कंफ्यूज मत अंतर कीजिए। है। भगत सिंह चोपड़ा, क्या कंफ्यूज चुका मत था? कीजिए। आप कभी तो बोलते हैं कादरी को सपोर्ट नहीं करते। कादरी भगत सिंह ने हिंदुस्तानी स्पष्ट कहा मानने है, से पढ़िए। हिंदुस्तानी अगर आप मानने के लिए पढ़ते तैयार नहीं है तो मैं क्या आप करूं? बोलते हो मैं उसका फ्री स्पीच का सपोर्ट करता हूं। अरे एक स्टैंड तो क्लियर लो। इधर कौन रहो या कहता उधर है रहो, हिंदुस्तानी कभी इधर मानने कभी के लिए उधर। तैयार नहीं? ऐसा नहीं होता है। आप अपने लोग- माइंड में आप बोल रहे हैं। लोग- आप उनको दुर्भाग्य है कौन इस बोले? देश का कि ये धरती पे जिस मैं उनके अधिकार ठीक के है, लिए ठीक है। लड़ने मैं राजीव निकला हूं। राजीव जेटली जी, नहीं एक मिनट रुकिए एसपी सिन्हा जी। लेकिन राजीव उनके जेटली जी, आपके साथ सहमत निष्ठा नहीं है। भले एक ना मिनट हो। एसपी सिन्हा जी, चोपड़ा जी एक मिनट शांत होइए। चोपड़ा जी एक मिनट शांत होइए। सहमत राजीव भले जेटली ना जी, हो। अरे चोपड़ा जी लेकिन एक मिनट उनके शांत होइए ना। अधिकार के लिए लड़ने शांत को होइए, खुलकर तैयार आप बाबर कादरी का विरोध तो कर नहीं पा रहे हैं, उसमें किंतु परंतु आप लगा दे रहे हैं। ठीक है, शांत होइए आप। शांत हूं। ठीक है, शांत इंदिरा गांधी होइए। ने राजीव जेटली जी पाकिस्तान एक के मिनट प्लीज टुकड़े शांत होइए। किए। चोपड़ा जी हो गया। मोदी ने कुछ नहीं किया। हाँ ठीक अच्छा, और है, नहीं कुछ हुआ तो मोदी का विरोध करिए ना। नहीं कुछ हुआ तो मोदी का विरोध करिए ना फिर। मुझे 10 सेकंड दो। मिस्टर सुनील चोपड़ा, इंदिरा गांधी ने 1971 में जो खून बहा के फौज में दिया, सब बर्बाद कर दिया। ठीक है। 93,000 ठीक कैदी है, हटा दिया। एक मिनट, मेरे पास वक्त की कमी है, आप दोनों लोग शांत होइए। किस लिए? सिन्हा जी एक मिनट प्लीज। क्या मिला हमको? सिन्हा जी और चोपड़ा जी एक मिनट शांत होइए। फौज हिंदुस्तान को क्या मिला? एक मिनट। फौज को क्या मिला? बोलिए। सिन्हा जी एक मिनट शांत होइए। वो नहीं जवाब बीन बजाते हो, बीन बजाते वो हो। नहीं जवाब देंगे, वो नहीं जवाब देंगे। राजीव जेटली जी,
मैंने जब बोला ना पीडीपी की बातचीत की, आप समझिए यही होता है। आप एक मौका अगर देंगे तो उस मौके को आधार बनाकर सारी पार्टियां अपनी अपनी बात कहेंगी। अगर आप लोग 370 पर ठोस तरीके से आगे बढ़े होते, महबूबा मुफ्ती आज कहती है जिस दिन आपका एजेंडा जारी होता है, मैनिफेस्टो जिस दिन आता है, बोलती है कि अगर 370 लग गया तो भारत जम्मू कश्मीर को खो देगा। तो ऐसे लोगों के साथ जब आप गठबंधन करेंगे तो उस इतिहास पर सवाल तो उठेंगे ना। देखिए, हम तो इस बात को कबूल कर चुके हैं कि वो हमारी महामिलावट थी। महामिलावट का मतलब यह है कि हमने सोचा था बिल्कुल एक ही एजेंडा। हाँ, मैं तो कह रहा हूं इस बात को। महामिलावट का मतलब यह है कि हमने जो एजेंडा लिया था कि कश्मीर से आतंकवाद का सफाया हो, वहां के नौजवानों को रोजगार मिले, वहां का नौजवान समृद्ध हो, वहां पे शांति हो, लेकिन महबूबा मुफ्ती जी के साथ हमारा वो एजेंडा कामयाब नहीं हो पाया। अब वही महामिलावट अब आपको देखने को मिल रही है। ये चोपड़ा जी बैठे हैं, इनके बाकी अभी साथी भाग गए हैं, ये महामिलावट करने वाले हैं। हम तो कहते हैं कि हमारी महामिलावट जो थी, हम महामिलावट कम से कम ये देश को बर्बादी की भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने किसी प्रवक्ता ने ये तो माना कि जिस महामिलावट का जिक्र आप लोग लगातार कर रहे हैं इस देश में महागठबंधन के लिए, कम से कम आपने ये तो माना, मैं इसके लिए आपकी तारीफ करूंगा गठबंधन ये माना कि देश के साथ आपका गठबंधन महामिलावट और देश के लिए नहीं था। हमने तो तोड़ा ही इसलिए कि जब देश सर्वोप्रिय है, यहाँ पर गठबंधन नहीं चाहिए था। सुन तो यादें बड़े पहले से क्लियर है। जल्दी 10 सेकंड बाद मैं उसके बाद बैंड अप करूंगा। हमने कहा हमने देश के लिए गठबंधन तोड़ा और इन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो ही तोड़ने का बना डाला, उसके बाद गठबंधन किया जा रहा है। तो दोनों बातों में कितना फर्क है? 2 सेकंड ठीक है, बस 2 सेकंड, मैं उसके बाद डिबेट बैंड अप। मैं आपसे निवेदन करूंगा एक फौजी होने के नाते, ये तो लोग बदलते हैं, ऐसे लोग को टीवी पे बुलाना छोड़ दो। भिंडरा वालों को किसने भिंडरा वाला बनाया? क्योंकि आप मीडिया ने बनाया। ऐसे आदमी चलिए ठीक है, आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश में सरकारें, सही कहा जाता है कि आती और जाती रहेंगी, चुनाव होते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप करने चाहिए, लेकिन देश के खिलाफ बात किसी भी दल को नहीं करनी चाहिए। वक्त